हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश वन और वन वीडियो में। आज मैं आपको समुद्र की गतियाँ बताऊंगा। क्लास 7 चैप्टर के प्रश्न उत्तर के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है तरंग कैसे बनती है। ठीक है, अब देखिए तरंग कैसे बनती है। सबसे पहले पन्ने पे आएंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है तरंग वेव के बारे में। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों के द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विपरीत स्थान पर उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे उठता है। इसे तरंगे कहती हैं। क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ये ला, ज्वार और भाटा किसे कहते हैं और ये कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा के लिए इसी पन्ने पर नीचे साइड में आप यहाँ पर देखिए लिखना, सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। ठीक है, ये ज्वार हुआ, ये ज्वार उठा और नीचे गया, ये भाटा। ठीक है ना, ऐसे ही तो पानी समुद्र चलती हैं, ऐसे 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 चलती है ना, है ना। तो ये ज्वार और भाटा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। महासागरीय जल की गतियों के नाम। तो भाई महासागरीय जल की गतियों के नाम देखते हैं। ये महासागरीय जल की गतियों के नाम यहाँ पर है, ये देखिए। महासागरीय जल की गतियाँ, पहले ये तरंग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा, प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम। ठीक है, प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम। तो ये मैंने यहाँ पेंसिल से लिख दिया है। लिखा है क्यू राइल की जलधारा, क्यू रोशियो की जलधारा, उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा और पेरू की जलधारा। ये आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये मैप में मिलेगा। मैप में कहाँ पर? चलो ये भी दिखा देते हैं। प्रशांत महासागर, ये देखो, ये प्रशांत महासागर है। ठीक, यहाँ प्रशांत महासागर, ये बहुत बड़ा प्रशांत महासागर फैला हुआ है। अब जो सर्किल में बना है उसको देखिए, उत्तरी विषुवत रेखा, दक्षिणी विषुवत रेखा। ठीक है, उसके बाद पेरू की, जिसके, ठीक, ये पेरू की हो गई। उसके बाद यहाँ लिखा है दक्षिणी विषुवत धारा और क्यूरोशियो धारा। ठीक है, ये देखिए सारी धाराओं के नाम हमने बता दिए हैं। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, ये धाराओं के नाम हो गए। अब इसी के नीचे एक और क्वेश्चन आता है आपका, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम। तो इसका भी मैंने यहाँ लिख दिया है, लेब्राडोर धारा, कतारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, ब्राज़ील की धारा। एक बात याद रखना, जैसे इसको आपने लिख तो लिया है, जैसे आपने यहाँ मैंने बता दिया, आपने लिख लिया, मगर एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जलधारा थोड़ा सा मैप भी समझने की कोशिश करो बेटा। अभी छोटी क्लास में हो, आगे चल के बड़ी क्लास में जाओगे तो मैप भी बहुत ज़रूरी होगा ना। तो मैप के भी एक बार मैं बता दूंगा, कोई वीडियो बना दूंगा, मगर देख लो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जलधाराएँ हैं। अटलांटिक पूछिए। अब देखो यहाँ पर एक है गल्फ स्ट्रीम की धारा, उसके बाद लिखा है कैनरिज की धारा। ठीक, उसके बाद अंडरलाइन है, ये देखो ब्राज़ीलियन धारा लिखी है। ठीक, उत्तरी विषुवत धारा, लेब्राडोर की धारा। इसमें एक चीज़ ये है कि पूछा एक क्वेश्चन जाता है कि ये यहाँ पर यूरोप पड़ता है ना, और यूरोप में क्या होता है कि यहाँ हरदम बर्फ़ जमी रहती है, ऊपर बर्फ़ रहती है। देखो ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं।
जैसे ये हमारी पृथ्वी होती है ना, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी में क्या होता है, यहाँ पर सूर्य होता है ना। और आप सभी को पता है कि सूर्य की रोशनी ऐसे सामने सामने पड़ती है बेटा, है ना। तो ऐसे ऐसे रोशनी पड़ेगी, जब सामने पड़ेगी इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसको कर्क रेखा यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर बेटा मकर रेखा हो जाती है। अब यहाँ अकार्टिक अंटार्कटिक, ठीक। अब यहाँ पर बेटा सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, तो यहाँ पर बर्फ़ जमेगी, क्योंकि रोशनी कम है तो बर्फ़ रहेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इस क्षेत्र में आगे सवाना के आएगा क्षेत्र यहाँ का, मगर यहाँ पर इस जगह पर इसके बीच में विषुवत रेखा पर मतलब बहुत बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ बारिश भी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। और यहाँ पर अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ होंगी, यहाँ के पेड़ पौधे मजबूत होंगे। बस हल्का समझ लो कि ऊपर साइड में बर्फ़ जमी रहेगी और नीचे साइड में बर्फ़ जमी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो क्या होता है, अब इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर कुछ देश भी होंगे, अब उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आके समझो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पर यूरोप है, ठीक है। अब मैं आपको मैप दिखाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मैप से थोड़ा देख लें, क्योंकि मैं चलता हूँ आपको मैप के पास लेकर। देखिए फ्रेंड्स, ये है पूरे विश्व का मैप है, ठीक है ना। अब ये मैप के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये यूरोप लिखा है, ये यूरोप, देखो ये यूरोप लिखा है, यूरोप, ठीक है ना, ये यूरोप लिखा है। और यहाँ के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा होता है बेटा कि यहाँ की एक मैक्सिको की खाड़ी, देखो मैक्सिको की खाड़ी दिख रही है, देखो मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ से बेटा एक जलधारा निकलती है, जिसे कौन सी जलधारा कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा। कौन सी, ये गल्फ स्ट्रीम धारा ऊपर की ओर निकलती है। किधर, ऊपर की ओर ऐसे निकलती है बेटा, है ना। अब गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ से निकलती है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। यहाँ मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ से और ऊपर क्यों निकलती है। अब निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आती है लैब्राडोर। तो लैब्राडोर, ये तो गर्म जलधारा ऊपर जा रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ लैब्राडोर, ये लैब्राडोर से ठंडी जलधारा आ रही है। तो ये तो उत्तर की ओर जा रही है और वो इधर की ओर आएगी, पूरब की ओर आएगी। अब ये जब इधर आएगी और ये इधर जाएगी, तो इन दोनों की टक्कर हो जाएगी, है ना। ये ऊपर जा रही है और ये इधर से नीचे आ रही, इनकी टक्कर होगी। तो इसकी टक्कर होने के बाद ये जलधारा इस साइड में मुड़ जाएगी, यूरोप साइड में, है ना। यूरोप साइड में जब मुड़ जाएगी, जब ये यूरोप के साइड में मुड़ जाएगी बेटा, तो यहाँ पर यहाँ पर जो बर्फ़ का मौसम रहता है, यहाँ की जो पानी है वो बर्फ़ से ना होके जल हो जाएगा। और जल होने के कारण ही, समझ रहे हो, ये जल होने के कारण ही बेटा क्या होता है, यहाँ पर आपके बंदरगाह, मतलब जो जहाज़ हैं वो वर्ष भर चलते रहते हैं बेटा, समझ रहे हो। यहाँ यूरोप में क्यों, क्योंकि यहाँ की गर्म जलधारा यहाँ पर आ जाती है और गर्म जलधारा से लैब्राडोर टकरा जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर पानी के जहाज़ हरदम चलते रहते हैं और बाधित नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये है मैप, इतनी बात याद रखना। ये देखो अपना भारत है, यहाँ पर आपका एशिया है, जिसमें चीन, रूस। किसी दिन मैं पूरा मैप के बारे में आपका जानकारी दूंगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अपने बुक के पास चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैप है। अब जो चीज़ मैंने बताया है ये आपकी बुक में भी लिखा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर लिखा है। ये देखो गल्फ स्ट्रीम धारा है, यहाँ से देखो, ये यहाँ से निकली, यहाँ से ऊपर की ओर गई और लैब्राडोर इधर से आ गई, और आने के कारण ये देखो यहीं पर रह गई ये जलधारा। ये देखो इधर से मुड़ गई, है ना। अभी देखना, एक चीज़ बारीकी से बताते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, मगर तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको थोड़ा पढ़ लो। लिखा है, यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप मैक्सिको, देखो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाह होती है। आगे चलकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर अचानक मुड़ जाती है और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। देखो चित्र में दिखाया गया है। इस गर्म जलधारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तर पश्चिमी तट सर्दियों में जम नहीं पाता है, जबकि उत्तरीय अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट बर्फ से जम जाता है। इस कारण यूरोप महाद्वीप के सभी बंदरगाह वर्ष भर आवागमन मतलब चलते रहते हैं, ठीक है।
यही चीज़ बता रही है। देखो ये लैब्राडोर है तुम्हारी, लैब्राडोर ठंडी जलधारा होती है और ये पूर्वी तट की किनारे की ओर बहती है। ठीक है, देखो लिखा है न्यूफाउंडलैंड गल्फ स्ट्रीम धारा से मिलती है, समझ रहे हो, ये गलत मिलती है। बस इतनी बात मैं तुमको बताना चाहता था, किताब में तुम्हारी चीज़ लिखी है। अटलांटिक हो गया, अटलांटिक ये देखो मैंने बता ही दिया, ये अटलांटिक वाला जो है ये ऊपर लिखा है, देखो ये एरो लगा के मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है बेटा, जहाँ पे सही जलधारा है। उसके बाद लिखा है सुनामी क्या है, यह तरंग किस प्रकार भिन्न है। सुनामी क्या है और तरंगों से किस प्रकार भिन्न है। देखो सुनामी का ये देखो सामने आपका आ गया, यहाँ से लिख लेना महासागरीय जल की एक अन्य गतियाँ सुनामी है। सुनामी शब्द जिसका अर्थ होता है बंदरगाहों की लहरें, बहुत भयानक होती हैं ये सब। लिखा है समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, इसका तटीय भागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक, यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे आना, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से, तथा तरंग समुद्र की सतह पर जो तरंग होती हैं, लिखा है तथा जो तरंगे होती हैं वो समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया से बनती हैं। पूछ रहा है ना तरंग किस प्रकार भिन्न होती हैं। जो तरंग होती है वो पवन चलती है और जल के ऊपर पड़ती है और उससे तरंगे बन जाती हैं। अब यहाँ पर देख लो कितनी भयंकर तरीके से सुनामी आ रही है, देखो कितनी भयंकर तरीके से सुनामियाँ आ रही हैं, है ना। ये देखो आ रही है, ये देख रहे हो, यहाँ पे आदमी है, ये घर वर इतने ऊपर तक सब बह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सुनामी हो गई आपकी। उसके बाद आप क्या आ गया, तरंग और ज्वार भाटा, ठीक है। ये सब बेटा देख लेना, तरंग और ज्वार भाटा। अब तरंग और ज्वार भाटा के लिए भी मैंने आपको लिख दिया है कि आपको परेशान ज़्यादा ना होना पड़े। दिखाई तो दे ही रहा होगा यार, लिखा है समुद्र की लहरों, देखो नहीं दिखाई दे रहा तो सुन तो ले ही रहे हो। समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं, पहला। दूसरा, तरंग का उठना पवनों पर निर्भर करता है। अब ज्वार भाटा, हाँ तो ज्वार भाटा लिखा है समुद्र के ऊपर उठते जल को ज्वार तथा नीचे गिरते को भाटा कहते, अभी बताया था मैंने। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। कौन शक्ति, आकर्षण शक्तियों पर। दूसरा क्वेश्चन है आपका गर्म, देखो यहाँ पर लिखा नहीं, गर्म व ठंडी जलधारा। अब गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में देख लो। लिखा है कि ये जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। अब भैया समझो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी इक्वेटर हो गई, ये आपके यहाँ ध्रुव हो गए, ये आपके ध्रुव हो गए, बर्फ़ वाली जगह को ध्रुव कहते हैं, ध्रुवीय प्रदेश है ना। अब इन्होंने बताया है कि ये कहाँ से चलते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। अच्छा पूछोगे भूमध्य क्या है, इसी को इक्वेटर भी कहते हैं, इसी को विषुवत भी कहते हैं, विषुवत, इसी को भूमध्य कहते हैं, इसी को सब कुछ कहते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री पर होती है। अब कह रहे यहाँ से ऊपर की ओर चलती है, भूमध्य रेखा से एक ध्रुवों की ओर चलती है। कौन चलती है, गर्म धाराएं, ठीक, जो गर्म होती है यहाँ से यहाँ चलती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ से ऊपर की ओर चलती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना। इनका जलम इसका जल जो होता है वो गर्म होता है, जाहिर सी बात है, यहाँ से इक्वेटर चल नहीं तो गर्म होगा। अब दूसरे नंबर पर ठंडी जलधारा लिखा है, ये धाराएं ध्रुवों की ओर से, ये जलधाराएं ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। भाई अगर ध्रुवों की ओर से चल रही हैं, जैसे यहाँ से यहाँ की ओर चल रही हैं, तो जाहिर सी बात ये ठंडी होंगी, ये गर्म हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। देखो यहाँ से, ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर बस देख लिए, थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा। तो यहाँ से नीचे और तो ठंडी हो रही है, यहाँ से ऊपर तो ठंडी है। वैसे यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से ऊपर आएगी, यली ठंडी हो जाएगी और यली हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, देखो कितनी आराम से। और ये इनका जल ठंडा होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन आता है धारा और प्रवाह। धारा और प्रवाह में बेटा ये लिखना, यहाँ पर लिखा है महासागरीय जल का कम चौड़े तथा तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। तो महासागर जल का कम चौड़े और तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। इसकी गति लगभग
2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ लो 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक ये चली जाती है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद लिखा है प्रवाह महासागरीय जल का एक चौड़े तथा धीमी गति में बहने वाले रूप को प्रवाह कहते हैं, ठीक है ना। महासागरीय जल का एक चौड़े तथा धीमी गति में बहने वाले रूप को क्या कहते हैं? प्रवाह। इसकी गति लगभग 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। 1 से 3 किलोमीटर, ये ज़्यादा तेज़ रहती है, कम होती है भाई, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है, ये देखो समुद्र लिखा है, समुद्र का जल खारा होता है। क्यों होता है भाई समुद्र का जल? लिखा है महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। अब ये लवण क्या होते हैं? अब ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब रसायन विज्ञान में, ठीक है। अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है। अम्ल खट्टा होता है, ठीक है। क्षार कैसा कड़वा होता है, और दोनों मिल जाते हैं तो लवण हो जाता है। ये सब चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाएंगी, ठीक है बेटा। मगर यहाँ पर लिख लेना कि महासागर में लवण के कारण। लिखा है पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वर आता है। इसके बारे में बताना भाई, कारण बताना है तो बताते हैं। यहाँ पर है, ये देखो पूर्णमासी और अमावस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिख देना पूर्णमासी और अमावस को परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्तियों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और इसी समय अधिक ऊंचे ज्वर आते हैं। इसे दीर्घ ज्वर या बृहद ज्वर कहते हैं। यहाँ तक ठीक। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दिया। अब समझो, इसको थोड़ा इससे समझा देते हैं। देखो बेटा, पूर्णमासी अमावस के दिन क्या होता है कि ये सूर्य है ना, ठीक। अब ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अच्छा, आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। मगर जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये बात पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो याद रखना, ठीक है ना। ये पृथ्वी का उपग्रह है, कौन? चंद्रमा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो अब समझना कि क्या बता रहा है, दीर्घ ज्वर कब आता है। ये तो बस समझा दिया कि परिक्रमा कौन लगाता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाता है। इसको मिटा के दूसरा समझा देते हैं। ये देखो, ये सूर्य हो गया। अब बता क्या रहा है, ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गया, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और ये है सूर्य। एक एक वर्ड को देखना है। यहाँ पर लिखा है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाएं, एक ही सीध में आ गए, ठीक है। और सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति, अब इसकी और इसकी आकर्षण शक्ति लग रही है, आकर्षण शक्ति आपस में खींच रही है, ठीक है। तो अब इस समय क्या होगा कि पृथ्वी पर जो पानी होगा उसमें ऐसे ज्वर आएगा, ऊपर और ऊपर तक आएगा ना, ऐसे से ऊपर तक ज्वर आएंगे और ऊपर तक आएंगे। तो ये दीर्घ ज्वर की श्रेणी में आता है। अब समझ में आ गया ना। अब तो हमारे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर लिखा है, खारा हो गया। अब लिखा उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन। अब देखो भैया, देखा समझ में आया? यही क्वेश्चन मैं आपको मैप में जाके समझाया था। अब देखो ये तुमको आ गया होगा। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले होते हैं। क्यों भाई? सिंपल बात है, गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण। देखो लिख दिया, गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण। और गर्म हवाएं जानते हो बर्फ़ को गला देती हैं। उसके बाद लिखा है मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ पाई जाती हैं। ऐसा क्यों है? कारण बताना है। चलो बताते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है। जहाँ गर्म और ठंडा, अरे यार जाहिर सी बात है, गर्म और ठंडा मिलेगा तो भाप जैसा बनेगा, पूरा कोहरा बन गया है ना। ये तो लिखा नहीं,
ये देखो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिखाई पड़ जाए, ये देखो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखो गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों में क्षति पहुँचती है। ठीक, अब होता क्या है कि जब कोहरा पड़ जाएगा तो क्या होगा, जब कोहरा अगर आपका पड़ जाएगा तो कोहरे में क्या होगा कि यहाँ पर कोहरा पड़ गया, ये तो दिखाई पड़ नहीं रहा है। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो आइसबर्ग, ये जो तुमको छोटा सा आइसबर्ग दिखाई देता है, ये पुद्दी सा, ये आइसबर्ग जितना ऊपर देखो कितना नीचे है ना। ऐसे ही तुम्हारा टाइटैनिक जहाज टकराया था, ठीक है ना, तो देखो दिखने में तो छोटा लग रहा है, मैं छोटा नहीं होता, नीचे देखो कितना बड़ा है ना। तो जब कोहरा आ गया, दिखाई पड़ा नहीं, इसमें गया बस टकरा गया, जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। ये तो आपकी जानकारी के लिए। उसके बाद लिखा है ठंडी तथा जलधाराओं के मिलने से कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है। अब समझिए क्षति कैसे पहुंचती है। लेकिन मछलियों के लिए जलधाराओं का यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है। आदर्श स्थिति कैसे? क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है। कोई घास होती है भैया, ये मछली को बहुत पसंद होती है, जो मछलियों का भोजन है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा है। देखो लिखा नहीं, बस ऐसे यही चीज़ लिख देना यहाँ से। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं जहाँ धाराएं पड़ती। कारण बता देना कि ये चीज़ होता है भैया, इसीलिए यहाँ पर होता है। यहाँ से यहाँ तक लिख देना फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद लिखा है यहाँ पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। अब बता दोगे, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, मीठे जल की संबंध नदी से है। ठीक है, इतनी बात बता दी। अब उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। लिखा है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजाति विषुवतीय रेखाएं, विषुवतीय प्रदेश, 8वां चैप्टर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर और इसको डिटेल में समझाएंगे। हल्का सा बस देख लो, ये देख लो बेटा, ये देखो ध्रुव बोला था ना मैंने, बर्फ़, यहाँ बर्फ़ है ना, बस इतना देखो। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।